साथियों नमस्कार। सबसे पहले एलसी मीना की ओर से दिल की गहराइयों से आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहारों का सीज़न प्रारंभ हो गया है। आप सभी लोग घर की ओर जा रहे हो। लंबी थकान के बाद अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाओगे। साथ साथ आपको पढ़ाई भी मैनेज करके रखनी है। तो इसी दशहरा और दीपावली के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं फ्री क्लासेज, वो भी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा व सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित। इसके अलावा ये क्लासेज राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे पटवार है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, महिला सुपरवाइजर है, एसआई है या राजस्थान पुलिस है, इस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है थार का मरुस्थल। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम थार का मरुस्थल। क्या नाम है? थार का मरुस्थल। सबसे पहले अगर हम बात करें कि थार के मरुस्थल में हमें क्या पढ़ना है, तो भाई थार का मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है, पहली बात तो ये पढ़ेंगे। दूसरी बात वो किसका भाग है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में वह किसका अवशेष है, उसके क्या उपनाम है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में मरुस्थल में रेत के टीले पाए जाते हैं, उन्हें कौन कौन सी भाषाओं में क्या क्या नाम दिया जाता है। फिर बालू का स्तूपों के हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम मरुस्थल में पाई जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं ड्राई कांटर के बारे में पढ़ेंगे, बजादा, इंसेलबर्ग, जूजेन, यारकांद, बालसन, है ना, इंसेलबर्ग, प्लाया, चांदन नलकूप, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे और बहुत ही आसानी से आराम से इसका अध्ययन करेंगे, समझा करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थार के मरुस्थल में हम बात कर रहे हैं कि थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है। पहला हमारा अध्ययन का जो बिंदु रहेगा वो है थार के मरुस्थल की स्थिति के ऊपर। किसके ऊपर बिंदु? कौन सा है? स्थिति। स्थिति का मतलब ये कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले बात करें कि ये 2 देशों में स्थित है साहब। कितने देशों में स्थित है थार का मरुस्थल साहब? 2 देशों के अंदर है। चलो बेटा, 2 देश कौन कौन से उनके बारे में बात करें। एक का नाम है साहब इंडिया और एक का नाम है पाकिस्तान। एक का नाम क्या है? पाकिस्तान। एक का नाम इंडिया और एक का नाम पाकिस्तान। ये लो जी, दोनों के नाम हो गए। अब बात करें हम इंडिया में कितना प्रतिशत है, तो इंडिया में लगभग 62% है। तो पाकिस्तान में कितना प्रतिशत रह गया? 38%। थार का मरुस्थल है इंडिया में 62%, पाकिस्तान में 38%। इसके बाद हम बात करें इंडिया के कितने राज्यों में है, तो राज्यों की बात करें तो इंडिया के 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में स्थित है? 4 राज्यों में स्थित है। वो 4 राज्यों के नाम हम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले नाम आता है राजस्थान का। क्या नाम आता है जी? राजस्थान का नाम आता है। और राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 61.11%। कितना प्रतिशत है? 61.11% है। इसके बाद में हम अगले राज्य की बात करते हैं तो उसका नाम है पंजाब। उसके बाद में अगला राज्य है वो है हरियाणा और लास्ट में दक्षिण में जो मरुस्थलीय राज्य है उसका नाम है गुजरात। और इन तीनों की अगर हम बात करें यहाँ पे, इन तीनों में ही थार का मरुस्थल कितना प्रतिशत है? 0.89%। 0.89% इन तीनों राज्यों में है। क्या ये डाटा हमने जो लिखाए हैं ये वास्तव में है? इसके बाद में हम राजस्थान में एक डाटा और उठा लेते हैं कि राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है या कितने जिलों में है। कितने जिलों में है? तो राजस्थान के अगर हम जिलों की बात करें तो लगभग जो मरुस्थलीय जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। तो मरुस्थलीय जिले कितना है? 12। और उस 12 में से भी नवीन कौन सा है? अगर हम बात करें नवीन जिला तो वो है हनुमानगढ़। HMH मतलब हनुमानगढ़। तो कौन सा है? हनुमानगढ़। इस हनुमानगढ़ को कब बनाया था? 2008 में। कब? सन
2008 में कृषि विभाग ने इन्हें घोषित किया था नवीनतम मरुस्थलीय जिला। 2008 में कृषि विभाग ने नवीनतम मरुस्थलीय जिला घोषित किया। किसे? हनुमानगढ़ को। और मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। ये हम सिद्ध करेंगे पहले कि वास्तव में ये कहाँ कहाँ पर है, ऐसे लिखने से नहीं, पहले हम मानचित्र पे थोड़ी सी अध्ययन करके देखते हैं। मैं भारत का मानचित्र बनाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा ऐसे कि आप याद रखना, ये भारत है, ये कौन सा है जी? ये भारत है, और इस भारत में यहाँ गुजरात है, और इसके बाद में यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। आपने भारत का मानचित्र ऐसे देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो अब देख लो, है ना, ऐसे करके। अब हम उसको छोड़ते हैं इधर वाले भाग को, हम तो सीधे सीधे हमारे टॉपिक से हमें लेना देना है, तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से ऐसे गए और यहाँ पे आपको एक गिलहरी नुमा दिखाई देगा, ये लो जी, गिलहरी आ गई, गिलहरी बैठ गई नीचे, और यहाँ से हमें ऐसे करते हुए ऐसे चलना है, ये गए हम नीचे की ओर, और यहाँ से ऐसे लिया थोड़ा सा उभार, और ये बन गया हमारा राजस्थान। तो ये क्या है जी? राजस्थान है। इसके बाद में यहाँ पर कौन सा आ जाएगा जी? पंजाब है ऐसे, और यहाँ पे क्या है? हरियाणा है। मानचित्र पैमाने के आधार पर नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या है जी? गुजरात है। अब यहाँ पे थार के मरुस्थल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक देश और है, यहाँ पर एक देश और है। इस प्रकार से आपको मानचित्र में एक देश मिलेगा ऐसा। इस देश का नाम है जी पाकिस्तान। कौन सा देश है साहब ये? गुरुजी पाकिस्तान है। और ये सब, ये क्या है? पंजाब, ये क्या है? हरियाणा, ये क्या है? राजस्थान, और ये क्या है? गुजरात। ये भारत के राज्य है। किसके राज्य है ये? भारत के, इंडिया के ये राज्य है। अब इनमें अगर हम मरुस्थल की बात करते हैं, थोड़ा सा इनमें जो मरुस्थल की बात करते हैं, तो आपको याद रखना कि ये मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। ये मरुस्थल लगभग अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो ये मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इस जगह पर। ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? थार का मरुस्थल है। क्या है ये? थार का मरुस्थल है। कौन कौन से देश में? सब पाकिस्तान में भी आ गया और भारत में भी आ गया। ज़्यादा कहाँ पर है? भारत में। और भारत में भी ज़्यादा कहाँ पर है? 4 राज्यों में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और सर्वाधिक कहाँ पे? राजस्थान में, जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा? देख लो अच्छी तरह से। थोड़ा सा और देखते हैं राजस्थान का मानचित्र भी। दोबारा से हम राजस्थान के मानचित्र बनाते हैं। आपको राजस्थान का मानचित्र में ऐसे 2 लाइन खींच लेनी है। ऐसे 2 लाइन खींचो, खिंच गई लाइन, दोनों को ऐसे बराबर रखो। ऐसा नहीं एक ऊपर चले जाए एक नीचे चले जाए। फिर इसको आप ऐसे कर दो और यहाँ से यूं नीचे लाते 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 ऐसे लाओ। एकदम मत लेके आओ, आराम से, मतलब ऐसे यूं यूं करते करते ऐसे लाओ। और यहाँ से वापस इसी के साइड में ऐसा कैसा है, यहाँ से आप वापस ऐसे ऊपर चलो, ऐसे करो, और यहाँ से उस गिलहरी को बिठाओ। बिना गिलहरी हमारे राजस्थान का मानचित्र अधूरा सा लगता है। तो ये गिलहरी बैठ गई, और बस गिलहरी बैठी तो आप समझो कि आपका राजस्थान का मानचित्र भी बहुत ही अच्छे ढंग से बन गया ऐसे। और यहाँ से फिर आपको ऐसे करते करते यूँ जाना है, और इसको थोड़ा सा ऐसे यूँ ले करके, थोड़ा ऐसे करके और यूँ करके थोड़ा सा उभार दो। उभार दे के इस उभार को थोड़ा सा यूँ ला के वापस लाओ, इधर करो, इधर करते 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 इसमें जोड़ दो। ये बन गया हमारे राजस्थान का मानचित्र साहब। इस राजस्थान के मानचित्र में साहब आपने पढ़ाया तो ही नहीं हमारे राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, तो वो हमारे राजस्थान का भौतिक विभाजन हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम आज थार के मरुस्थल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में नहीं, हम तो थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे। हम तो सारा ही पढ़ेंगे, जैसे कि राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो लंबी अनाच्छादन क्रिया का परिणाम है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत पर आधारित है। फिर इसका पहला वर्गीकरण वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा। दूसरा एस.के. सेन द्वारा इसे बांटा गया। उसके बाद में रामलोचन सिंह ने बांटा। उसके बाद में इसका वर्तमान में आप तिवारी और एच.एम. सक्सेना ने बांटा। इनकी कौन कौन सी पुस्तक, इन्होंने क्यों बांटा, किस आधार पे बांटा, कौन सी सन में बांटा, कौन कौन सी पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है, उच्चावाच के आधार पर कितने प्रकार है, फिर 4 भाग, चारों में नवीन कौन से हैं, पुराने कौन सा है,
उसके बाद उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग, ये कहाँ स्थित है, कितनी जनसंख्या, कितना क्षेत्रफल, कितनी पैदा होती है, यहाँ कौन कौन सी फसलें होती है, कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, कैसी जलवायु है यहाँ पर मिट्टी कैसी है, इसका ढाल कैसा है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आज का हमारा टॉपिक केवल थार के मरुस्थल और उससे संबंधित स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा रुको आप यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ऐसे याद रखो कि यहाँ पर कुछ वर्षा रेखाएं हैं। यहाँ से आप याद रखना, यहाँ पे एक वर्षा रेखा जिसका नाम है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी है? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। फिर यहाँ से एक और वर्षा रेखा गुजरती है, उसका नाम कौन सा है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। उसके बाद में यहाँ से एक और वर्षा रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। उसके बाद में यहाँ से एक और वर्षा रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है? 75 या 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। और ये वर्षा रेखाएं है, ये हमारे राजस्थान को कुछ कुछ भागों में बांटती है। इनका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। हमें केवल इतना याद रखना है कि इस वर्षा रेखा के, कौन सी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसके यहाँ पर एक प्रदेश है, उसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या नाम है इसका? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये अरावली है, अरावली। और यहाँ से हम देखें तो ये मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश। और ये कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। इसका नाम है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम इसमें स्थित मरुस्थल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये चित्र हमने क्यों बनाया? इसको तो बस हमें यही है कि हमें 12 जिले याद रखने हैं। 12 जिले जो मरुस्थलीय है उनके बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं उनमें से एक जिला तो हो गया ये, वैसे पैमाने के आधार पर नहीं है, वैसे बना दूँ 2। उसके बाद में यहाँ पर हो गया एक और, कौन सा? ये 3। उसके बाद में यहाँ 4 हो जाएंगे, ये लो 4 हो गया ऐसे। तो ये तो हो ही गया आपके। कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर है। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा है? बीकानेर है। यहाँ पे जैसलमेर है और यहाँ पे बाड़मेर है। उसके बाद में यहाँ पे एक जिला आ जाता है, उसका नाम क्या है? जालोर। क्या नाम है? जालोर है। उसके बाद में यहाँ पर एक जिला है, उसको छोड़ो पहले। और यहाँ पे कौन सा है? पाली। और उसके बाद में यहाँ कौन सा है? नागौर। कौन सा है? नागौर। और यहाँ कौन सा है? जोधपुर। तो जालोर, पाली, नागौर, जोधपुर। फिर बाद में यहाँ पे एक आता है हनुमानगढ़, मेज कुर्सीनुमा हनुमानगढ़। उसके बाद में है शेखावाटी के चूरू, झुंझुनू और सीकर। यह है 12 जिले। कितने जिले हैं? 12। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 हो गए, बीकानेर 3, जैसलमेर 4, बाड़मेर 5, जालोर 6, पाली 7, नागौर 8, जोधपुर 9, चूरू 10, झुंझुनू 11 और सीकर 12। ये तो है। अब एक प्रश्न अलग से बनता है, अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं? अरावली के पश्चिम में, किसके पश्चिम में? अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं? ऐसा आए तो कितने हैं? 13। और 13 जिले कौन कौन से हैं? 12 तो है मरुस्थलीय जिला, 12 तो क्या है? मरुस्थलीय, प्लस एक कौन सा है? सिरोही। एक कौन सा है? सिरोही। सिरोही मरुस्थलीय नहीं है। तो यहाँ पर एक जिला है, उसका नाम क्या है? सिरोही। और ये जो सिरोही जिला है ये कैसा है? अरावली के तो पश्चिम में है लेकिन मरुस्थलीय नहीं है। तो एक चीज़ आप ये याद रख लेना। तो ये हमने स्थिति के बारे में अध्ययन किया है। किसके बारे में अध्ययन किया है? स्थिति के। अब हम ये कहें कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ है, वो आगे पढ़ेंगे। आज केवल क्या पढ़ रहे हैं? थार का मरुस्थल। ये मानचित्र मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, हम थोड़ा इसके दूसरा पॉइंट की ओर देखते हैं। स्थिति के बाद में महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा हमारा, वो कौन सा आ जाएगा? स्थिति साहब हम पढ़ चुके हैं। ये किसका भाग है? भाग। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है ये किसका भाग है और एक बनता है ये किसके अवशेष है। गुरु जी 2 चीजों में क्या अंतर है? थार का मरुस्थल किसका भाग है और थार का मरुस्थल किसका अवशेष है, इसमें क्या अंतर है? अंतर है, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी का एक हाथ है वो अलग से कटा हुआ मिले तो वो किसी शरीर का भाग है। किसी का एक उंगली है वो हाथ से कट के मिल जाएगी तो वो उस शरीर का भाग है। किसी पेड़ की एक टहनी पूरी की पूरी मिल गई, पूरा पेड़ का एक पूरा भाग जिसमें पत्ते भी है, छाल भी है और
फल जो भी उसमें आते हैं वो भी है, तो वो उस पेड़ का भाग है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बिल्कुल मतलब वो पेड़ ऐसे मिला कि करोड़ों वर्षों में कोयला हो गया, नीचे दब करके वो कोयला बन गया, तो वो क्या है, उसके अवशेष है। इसी प्रकार हम कहें, मान लो कि मानव शरीर की कोई एक छोटी सी हड्डी मिली है बहुत प्राचीन, तो वो मानव शरीर के क्या है, अवशेष, ना कि मानव शरीर का भाग। ठीक है, भाग तो एक पूरा हाथ मिल गया, वो भाग है। थार का मरुस्थल है, भाग किसका है, तो गुरुजी मरुस्थल तो किसी मरुस्थल का ही भाग होगा, मरुस्थल तो किसी मरुस्थल का ही भाग होगा। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे यूरेशिया, एशिया और यूरोप की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो यहाँ पे ऐसा आपने मानचित्र देखा होगा, ऐसे विश्व के मानचित्र में ऐसा यूं करके ऐसे, और यहाँ पे आपने ऐसा देखा होगा, ये जो विश्व का मानचित्र है उसमें ये अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद में इधर की बात करें हम थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या है, ये अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। उसके बाद में हम देखें यहाँ पे ईरान, इराक और यहाँ ईरान है, और उसके बाद में यहाँ पे अफगानिस्तान है, और यहाँ पे पाकिस्तान है, और यहाँ पे आता है इंडिया। और इंडिया से हम इधर की साइड जाएंगे तो इधर यहाँ पे म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, है ना, इंडोनेशिया, और यहाँ से आ जाता है आपका चाइना, और ये चाइना में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया ऐसे, और उसके बाद में यहाँ पे ऐसे आपको आते 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 ऐसा मानचित्र। यहाँ पे इधर की साइड में बीच में से एक यूराल पर्वत है, इस यूराल पर्वत आगे बढ़ेगा, फिर यूराल नदी, फिर यहाँ पे कैस्पियन सागर, यहाँ पे अरल सागर, फिर काकेकस पर्वत, और फिर बाद में आता है काला सागर। तो ये वैसे तो एशिया और यूरोप एक ही था, लेकिन इस प्राकृतिक रेखा ने, जल द्वारा अलग नहीं है, प्राकृतिक रेखा, महाद्वीप किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर जल है, इसके चारों ओर जल है, ये एक स्वतंत्र महाद्वीप है। लेकिन ये दो महाद्वीप नहीं है, क्योंकि इसके चारों ओर जल है, ये जल द्वारा अलग नहीं हो रहे, तो ये यूरेशिया कहलाता है, दोनों एक है। लेकिन आपको याद रखना, यूराल पर्वत कौन सा है, यूराल पर्वत के इधर की दिशा में एशिया है, अर्थात पूरब में एशिया है, और पश्चिम की बात करें तो कौन सा है, यूरोप है। इधर बात करें तो अफ्रीका है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि यहाँ से एक मरुस्थल प्रारंभ होता है, यहाँ से क्या प्रारंभ होता है, एक मरुस्थल प्रारंभ होता है यहाँ से, इधर से, और वो मरुस्थल यहाँ तक था। इस मरुस्थल, ये बहुत ही बड़ा मरुस्थल था, इस मरुस्थल का नाम है द ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल, अफ्रीका। ये कहाँ था, अफ्रीका में। अब इस मरुस्थल की बात करें तो इस मरुस्थल का दक्षिण या पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी भाग है, वो कौन सा है, सहारा मरुस्थल है साहब। मध्य में कौन सा है, अरब का मरुस्थल है। कौन सा है, अरब का मरुस्थल। पूरब में कौन सा है, थार का मरुस्थल व गोबी का मरुस्थल, थार का व गोबी का मरुस्थल, सॉरी थार का मरुस्थल मान लेना है, इसको छोड़ दो आप एक बार, थार का मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल द ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का कौन सा भाग हो जाएगा, पूर्वी भाग हो जाएगा। कौन सा, पूर्वी। ये कौन सा है, पश्चिमी भाग है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा मरुस्थल था, उसी का भाग हमारा क्या है, थार का मरुस्थल है। तो देखते हैं क्या नाम है उस मरुस्थल का, गुरुजी ग्रेट पेलियो, क्या नाम है, द ग्रेट पेलियो, यहाँ पोलियो भी मिलता है कहीं कहीं, द ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। आर्कटिक मरुस्थल अफ्रीका का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग, पूर्वी भाग है जी। द ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल अफ्रीका का पूर्वी भाग है। बात करते हैं जी अवशेष। अवशेष किसका है, किसी न किसी सागर का अवशेष है। और कौन से सागर की बात कर रहे हैं हम, टेथिस सागर का। कहा जाता है कि यहाँ पे जूरासिक काल में, वर्तमान में जहाँ मरुस्थल है वहाँ जूरासिक काल में क्या था, यहाँ सागर था।
जुरासिक काल में क्या था? सागर। जुरासिक काल का नाम है। महाकल्प की बात करेंगे तो ये कौन सा महाकल्प है? पेलियोजोइक महाकल्प। पेलियोजोइक महाकल्प, द्वितीयक महाकल्प ऐसे बोल सकते हैं। तो 33 सागर का प्रमाण, सागर के क्या है? अवशेष। अब सागर के अवशेष है तो क्या होगा? अगर हम बात करें यहाँ पे 33 सागर का ही अवशेष है, इसके प्रमाण क्या है कि गुरुजी प्रमाण क्या होंगे? भाई कैसे माने हम कि ये 33 सागर का ही भाग है, सॉरी अवशेष है? तो देखो सागर में क्या पाए जाते हैं? जलीय जीव पाए जाते हैं। सागर में क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? रेतीली मिट्टी, बजरी पाई जाती है। इसके अलावा सागर में क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है। जो प्रारंभ में हमने 3 चट्टानें पढ़ी है। कितनी चट्टानें होती है? 3। आग्नेय चट्टान, प्रारंभिक चट्टान, पृथ्वी के ठंडे होने से, आग के ठंडे होने से बनी हुई आग्नेय चट्टान। उन चट्टानों में क्या हुआ? अपक्षरण की क्रिया हुई। अपक्षरण की क्रिया से वो चट्टान अवसादों में टूटी। अवसादों को बहा करके, उड़ा करके, फिसला करके ले जाने वाले कारक कहलाते हैं अपर्दन के कारक। अपर्दन के कारक हवा, पानी और हिम। इसके बाद में हम बात करते हैं कि वो अवसाद कहीं जाके जम जाते हैं तो उनसे करोड़ों वर्षों बाद में अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टानों के बीच में पेड़ पौधे, जलीय जीव मतलब प्राणी जात या वनस्पति जात दब जाते हैं और वो क्या है? उनका कार्बनीकरण हो जाता है और कार्बनीकरण से वहां पे जीवाश्म पाए जाते हैं। तो कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाएंगे? अवसादी चट्टानों में। कौन सी चट्टानों के बीच जगह रहेगी? अवसादी चट्टानों के बीच। कौन सी चट्टानों में गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम पाया जाएगा? अवसादी चट्टानों में। क्या आग्नेय में पाए जाएंगे? नहीं। कोई जीवाश्म पाए जाएंगे? नहीं। कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। इसी प्रकार आग्नेय चट्टान में क्या पाए जाएंगे सर? फिर केवल रवे पाए जाएंगे। रवे मतलब लावा आया, ठंडा हो गया, उसके बाद में दोबारा लावा आया और ठंडे, तो वहां रवे पाए जाएंगे लेकिन जगह नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा उसके अंदर धातुएं पाई जाएगी क्योंकि धातु पिघल जाती है, लावा बन जाती है, फिर जम जाती है, फिर धातु ही जमने की धातु बन जाती है। तो ये चीज है। तो 33 सागर के प्रमाण के रूप में या तो कोई जलीय जीव मिलना चाहिए, तो आपको याद रखना है कुलधरा गांव। कौन सा है? कुलधरा गांव। गुरुजी कुलधरा गांव वही है क्या? सापित गांव। हाँ बेटा वही है सापित गांव। खड़ीन पद्धति, पल्लीवाल ब्राह्मण, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। कुलधरा गांव में आज हम क्या पढ़ेंगे? कालो फिल्म बनी है इसके ऊपर भूतों की, कालो नामक फिल्म, उसके बारे में चर्चा नहीं करें। आज हम करेंगे यहाँ पे मछली के प्राचीनतम क्या मिले यहाँ से? मछली के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, अर्थात मछली का कंकाल मिला है यहाँ से। मछली का क्या मिला है यहाँ से? कंकाल मिला है। ठीक है गुरुजी, मछली मिल गई, मतलब मछली जल की रानी कहाँ रहती है? सागरों में रहती है। छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं वही। उसके बाद में आपको याद रखना है आकल गांव में आकल वुड फॉसिल पार्क, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स पार्क ये कहाँ पे है? जैसलमेर में है जी, जैसलमेर में। और ये भी कहाँ पे? कुलधरा गांव, ये भी जैसलमेर में सापित गांव है। इसकी कहानी आगे पढ़ेंगे, अब नहीं बताऊंगा। आकल वुड फॉसिल पार्क की बात करें, आकल एक गांव का नाम है, वुड यानी लकड़ी, फॉसिल्स यानी जीवाश्म पाए हुए हैं, और उन जगहों पे जहां लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म पाए हैं उन्हें एक पार्क बना दिया। और ये कौन से उद्यान में है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। नाम राष्ट्रीय लेकिन वो राष्ट्रीय नहीं है, एक बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ पे जो ये पाए गए हैं लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म, ये कौन से काल के हैं? गुरुजी जुरासिक काल के। कौन से काल के हैं दोस्तों? याद रखना जुरासिक काल के हैं, जुरासिक काल। और ये कितने वर्ष पुराने हैं? 18 करोड़, कम से कम 18 करोड़ वर्ष पुराना है। तो क्या 18 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी मिल गई? कैसे संभव हुआ? क्या मानते हो? क्या कल्पना करो कैसी दिखाई देती होगी? साहब कल्पना तो क्या करें, लकड़ी मिली होगी। बेटा लकड़ी तो नहीं मिली, क्या मिले? दूर से देखने पर लकड़ी जैसी दिखाई देती है लेकिन कास्ट मतलब लकड़ी तो दिखाई देती है लेकिन उठाएंगे तो अब वो पत्थर में तब्दील हो चुकी है। उनके क्या बन गई? पत्थर बन गए, लेकिन वो क्या थी? लकड़ी थी। अब वो पत्थर रूप में दिखाई देती है, मतलब जैसे वजन तो उसमें पत्थर के बराबर है लेकिन है क्या वो? पत्थर किससे बने? लकड़ी से। ये याद रखना। इसके बाद में आपको याद रखना है खारे पानी की झीलें। क्या याद रखना है? खारे पानी की
झीलें पाई जाती है। अब जो समुद्र है उसमें कैसा पानी पाया जाता है जी, खारा पानी पाया जाता है। और खारे पानी की झील पाई जाएगी तो वो किसके प्रमाण है, तेथिस सागर का प्रमाण है। और खारे पानी की झील सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है जी। कहाँ पे पाई जाती है, नागौर में। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे पाई जाती है जी अवसादी चट्टानें। कौन सी है, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ अर्थात जीवाश्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ या जीवाश्म। और इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है गुरुजी, इसमें कोयला क्या मिलता है, कोयला मिलता है। इसके अलावा पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस मिलती है, प्राकृतिक गैस भी इनमें पाई जाती है। और ये सभी प्रमाण किसके हैं, ये सभी प्रमाण ये कहते हैं कि थार का मरुस्थल किसका भाग था, तेथिस सागर का। थार का मरुस्थल किसका भाग था, तेथिस सागर का भाग था। सॉरी, भाग नहीं, अवशेष। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते, थोड़ी सी याद रखना, भाग बोल दिया मैंने 2 बार, भाग नहीं, क्या है, अवशेष है। उसके बाद में हमें याद रखना है कि इसी के बारे में थोड़ा आगे, इसके उपनाम। उपनाम गुरुजी, उपनाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, हाँ बेटा पूछे जाते हैं। तो उपनाम कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल इसे कहाँ कहा जाता है, इंडिया में। तो भारत में इसको नाम दिया गया है क्या, थार का मरुस्थल कहा गया। जबकि बात करें एक देश में इसको चोलिस्तान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चोलिस्तान भी बोला जाता है। और वो देश का नाम क्या है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को दिया गया नाम क्या है, चोलिस्तान है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसे रुक्ष क्षेत्र नाम दिया था। रुक्ष क्षेत्र भी इसे नाम दिया था। एक विद्वान है जिसका नाम है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। क्या नाम है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि ये कोई मरुस्थल नहीं है, ये कोई मरुस्थल नहीं है, ये तो रूखा क्षेत्र है, क्योंकि ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब नई बीमारी आ गई, जैव विविधता किसे कहते हैं, गुरुजी समझाना तो पड़ेगा। देखो जैव विविधता कहते किसे हैं, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जितने प्राणी जात और वनस्पति जात अर्थात सजीव रहते हैं वो वहां की जैव विविधता है। अगर इन सजीवों की संख्या अधिक है तो अधिक जैव विविधता, इनकी संख्या कम है तो कम जैव विविधता। अब मैं आपसे पूछूं सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता मतलब यहां क्या कह रहा हूं मैं, अच्छी तरह सुन रहा हूं। 1 वर्ग किलोमीटर में जितने सजीव के प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, संख्या की बात नहीं कर रहा, प्रकार। कहीं आप कहें कि साहब मधुमक्खी के छत्ते ही छत्ते हैं वहां पे, अब उनकी संख्या गिन लो, तो ऐसा नहीं। मतलब कितने प्रकार के प्राणी जात या वनस्पति जात पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रकार के पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, तो जैव विविधता क्या है, सर्वाधिक है। और एक जैसे ही पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, तो वो क्या है, न्यूनतम जैव विविधता। अब बात करें सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, वनों में पाई जाती है। और वनों में भी सबसे सघन वन कौन से रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और ये कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अगर विश्व की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन, ब्राजील में पाए जाते हैं। एनाकोंडा सांप पाया जाता है। ये जो अमेजन वर्षा वन है ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। सर्वाधिक ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त होता है। एनाकोंडा सांप पाया जाता है। आपने एक डिस्कवरी चैनल पे एक व्यक्ति देखा होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड, और वो इन हेलीकॉप्टर से इन जंगलों में कूदता है, तो वो है ये। इन्हें क्या कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन को ही पृथ्वी के फेफड़े, क्योंकि ये क्या करते हैं, पृथ्वी में ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। और हमारे फेफड़े भी क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं, ऐसे। तो ये कहा जाता है। अब जैव विविधता सर्वाधिक यहाँ पाई जाती है। उसके बाद में न्यून कहाँ पाई जाएगी, सर्वाधिक तो यहाँ हो गई, और कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है, मरुस्थल में।
तो जो भी मरुस्थल होते हैं वहां सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन उन मरुस्थलों में भी हमारे राजस्थान में स्थित या भारत में स्थित थार का मरुस्थल ऐसा है, मरुस्थलों में भी थार का मरुस्थल ऐसा है जिसमें क्या पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखो वनों से तो कम पाई जाती है, लेकिन मरुस्थल है और मरुस्थलों से ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इन्होंने इसे क्या कहा है, रुक्ष क्षेत्र कहा है। अब बात करते हैं एक और, इसको आप जानते होंगे, एक व्यक्ति है इतिहासकार जिसने इसे गुजरातरा प्रदेश कहा, गुजरातरा प्रदेश कहा, उसका नाम है वेनसांग, वेनसांग। और हेनसांग है वो चीनी यात्री था, इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हेनसांग क्या था, चीनी यात्री, क्या कहलाता है, यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। हर्षवर्धन के काल में आया, कब आया और कितने समय तक रहा, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। इनकी किताब का नाम क्या था ये भी आप कमेंट करके बताओगे। इसके बाद में ये तो थे इसके उपनाम। अब बात करते हैं थार के मरुस्थल की विशेषताओं की। अगला जो बिंदु है वो क्या है, विशेषता है गुरुजी। विशेषता में क्या याद रखोगे, सबसे पहले हमें विशेषता में याद रखेंगे कि इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति कैसे हुई है, कोई कहता है कि यहाँ पे पहले टेथिस सागर था, वो धीरे धीरे पीछे हट गया और यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हो गया। कोई कहता है यहाँ पे नदियाँ बहती थी, उन नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया और वो नदी अब यहाँ नहीं आई, सागर में पानी आना कम हो गया और यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हो गया। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन्हीं में से हम एक सिद्धांत लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे दशहरा का पर्व चल रहा है और दीपावली दशहरा भगवान राम से संबंधित है। तो यहाँ पे एक टॉपिक लेते हैं हम कि एक हमारे इतिहासकार है जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा, GN शर्मा। और GN शर्मा जी कहते हैं कि भगवान राम के बाण से, राम के बाण से इसका निर्माण हुआ है। भगवान राम के बाण से उत्पत्ति हुई है किसकी, थार के मरुस्थल की। साहब गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, ऐसे तो और भी कहते होंगे, और क्यों नहीं पढ़ाया बेटा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ गोपीनाथ शर्मा को क्योंकि हमारे यहाँ पे BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की जो किताबें लगती है वो दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा की लगती है। और यही कारण है कि हमें इनका पढ़ाया याद रखना है। प्रश्न आया हुआ है कि भगवान राम के बाण से मरुस्थल का निर्माण हुआ है, किस विद्वान ने कहा है, तो किसने कहा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। अब ये गोपीनाथ शर्मा की कहानी क्या है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने ये जी गुजरात है, थोड़ा सा इधर चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ से इधर आएंगे और ये हमारा क्या है जी, दक्षिण भारत है। यहाँ क्या है, दक्षिण भारत। इस दक्षिण भारत में ये भाग थोड़ा सा यूँ निकला हुआ है, यहाँ पर एक द्वीप है, थोड़ा मोटा बना दो आपको दिखाई दे जाए इसलिए, ऐसा एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है पाम्बन द्वीप। कौन सा है, पाम्बन द्वीप। इस पाम्बन द्वीप के बाद में इधर यहाँ पे दूर बनाता हूँ आपको दिखाई दे जाए इसलिए, यहाँ पे श्रीलंका, और श्रीलंका में भी एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है तलाई मन्नार द्वीप, तलाई मन्नार द्वीप। ये लो गुरुजी, तलाई मन्नार द्वीप हो गया यहाँ पे। तो कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे और दक्षिण भारत की ओर वनवास में से, तो उनकी पत्नी माता सीता का हरण कर लिया था रावण के द्वारा। पता लगाया गया कि वो कहाँ पे, श्रीलंका पे। अब श्रीलंका पे चढ़ाई करनी है तो यहाँ से लेकर के और ये पानी को पार करते हुए, समुद्र को पार करते हुए जाना है। भगवान आए और आकर के यहाँ से, तो यहाँ तक वैसे लोग आते जाते थे, तो भगवान आ गए अपनी सेना सहित और यहाँ पर आकर के उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की जिसे वर्तमान में रामेश्वरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामेश्वरम कहा जाता है। इस लाल नामक स्थान पे यहाँ मंदिर बना हुआ है, आप ऐसे याद रख लेना। और यहाँ कौन सा है, रामेश्वरम। यहाँ पे वो पूजा पाठ की और समुद्र देवता से कहा रास्ता प्रदान कर दो। समुद्र देवता रास्ता प्रदान नहीं करते हैं तो भगवान राम गुस्सा में हो जाते हैं और गुस्सा में होकर के इसका ये जो भाग है इधर वाला, जिसको हम पूर्वी, दक्षिण पूर्वी जो भाग है इसका, इस भाग पर, दक्षिण पूर्वी भाग पर आकर के भगवान खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के यहाँ से क्या चलाने की कोशिश करते हैं, बाण। और भगवान यहाँ खड़े होकर के बाण चलाते हैं, इसी चलाया नहीं, चलाने की कोशिश करते हैं। और ये जो स्थान है ये क्या कहलाता है, धनुष कोटि। क्या कहलाता है, धनुष कोटि।
तो ये धनुषकोटि नामक स्थान है। कौन सा स्थान है ये? यहाँ पे धनुषकोटि, धनुषकोटि। और धनुषकोटि से लेकर के ही राम सेतु प्रारंभ होता है, जो कहाँ तक जाता है? तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। तलाई मन्नार द्वीप, राम सेतु को आदमकद पुल कहते हैं, मतलब यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो धनुषकोटि है, यहाँ से भगवान राम बाण लेकर के खड़े हो गए कि अब मैं आपके जल को सुखा दूंगा। मैंने आपकी 2 दिन तपस्या की, आप खड़े नहीं हुए, आपने मार्ग नहीं दिया हमें। तो फिर बाद में समुद्र देवता प्रकट हो जाता है, त्रायमान ऐसे करते हुए कि ऐसे करोगे तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो जाएगा, सारी की सारी पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगी, इसलिए आप इस समुद्र को ना सुखाओ, इसके अंदर बहुत सारे जीव है, मर जाएंगे बेचारे। तो भगवान कहता है फिर बताओ क्या करूं, श्रीलंका कैसे जाऊं? वो कहते हैं पुल बना लो। कि इतना लंबा पुल थोड़ी बनता है, कोई हो मान लो आधी किलोमीटर 200 मीटर तो पुल भी बनाए। कि नहीं, पुल बना लो। किससे बनाए पुल? कि पत्थरों से बना लो। कि पत्थर इतने लाएंगे कहाँ से? कि पत्थर तो तैर जाएंगे। कि कैसे तैरेंगे? कि आपकी सेना में 2 बालक है। आपकी सेना में क्या है? 2 बालक है, एक का नाम है नल और एक का नाम है नील। ये 2 जो बंदर है, ये बहुत ही शैतान थे। ऋषि मुनियों के कपड़े लेते, पानी में फेंक देते। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इन्हें दे दिया श्राप कि आपके द्वारा फेंकी हुई चीज पानी में नहीं डूबेगी, आप इन्हीं का इस्तेमाल करो, इनके हाथों से पत्थर फेंकवाओ और वो नहीं डूबेंगे, और इससे बन जाएगा आपका राम सेतु। राम सेतु की चट्टानों में थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। और इसी को लेकर के अमेरिका ने यहाँ खुदाई करने की कोशिश की थी। विवाद हुआ था कि राम सेतु किसने बनाया, राम काल्पनिक है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे विवाद हुए। हम उन विवादों में नहीं पढ़ना चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि जब भगवान राम ने ये कहा कि चलो बताओ, सेतु तो बना लूंगा पर इस बाण को छोड़ूं कहाँ पे, और जहां छोड़ूंगा वहां जल सूख जाएगा, तो ये कहता है कि यहां से उत्तर पश्चिम भाग में छोड़ दो। कहाँ छोड़ दो? उत्तर पश्चिम भाग में छोड़ दो यहाँ पे। तो कहते हैं भगवान राम के बाण यहाँ से चला और यहाँ आकर के इस सागर में आकर लगा। और यहाँ छोड़ने का कारण क्या था? शक, शीतियन, कुषाण जातियों का आक्रमण था। उन्होंने कहा यहाँ मलेच्छ लोग रहते हैं, मलेच्छ लोग रहते हैं, और वो इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को दूषित कर दिया उन्होंने, इसीलिए यहाँ छोड़ दो और वो मर जाएंगे और हमारे यहाँ से इस क्षेत्र से मुक्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कहते हैं गोपीनाथ शर्मा कि उसी बाण से बन गया था क्या? थार का मरुस्थल। तो कभी कोई प्रश्न आए तो ऐसे याद रख लेना। उसके बाद में थोड़ा सा और बात करते हैं कि थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है जी? गुरु जी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2,33,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें अगर भारत में बात करें, भारत में 2,09,000 किलोमीटर स्क्वायर है काजरी के अनुसार। उसके बाद में बात करें कि लगभग राजस्थान में कितना है? राजस्थान में 1,75,000 किलोमीटर है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है हमारे राजस्थान में। उसके बाद में एक चीज़ और इसकी याद रख लेना कि इसको क्या क्या विशेषताओं में एक चीज़ याद रखना आप, इसे सर्वाधिक में याद रखो, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक क्या है गुरुजी? जनसंख्या है। सर्वाधिक क्या है? जनघनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है और सर्वाधिक जनघनत्व वाला। मरुस्थलों के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, भागों की बात नहीं कर रहा। जितने भी विषम में मरुस्थल है उनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल यही है। जितने भी विषम में मरुस्थल है उनमें से सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल भी यही है। लगभग 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, लगभग 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब संख्या थोड़ी बढ़ गई होगी। इसके बाद में और बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है गुरुजी। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है और इसी कारण से डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे क्या कहा था? रुक्ष क्षेत्र नाम दिया था। इसके अलावा याद रख लेना सर्वाधिक युवा मरुस्थल है। युवा का मतलब क्या बाद में बना? नहीं। युवा का मतलब क्या है? बाद में बना? नहीं। युवा का मतलब है अभी तो ये विस्तार कर रहा है। अभी तो क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। अब विस्तार में याद रखना कि ये विस्तार कौन सी दिशा में कर रहा है। युवा का मतलब क्या है? ये विस्तार कर रहा है। अब थार के मरुस्थल का विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है? तो दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व की ओर। कहाँ हो रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगर हम एक बात करें तो यहाँ पे तो है अरावली और इसका विस्तार इससे ऐसे की ओर जा रहा है, विस्तार इस दिशा में हो रहा है। तो कौन से राज्य में सर्वाधिक इससे प्रभावित है, विस्तार से प्रभावित राज्य कौन सा रहेगा? HR मतलब हरियाणा। हरियाणा धीरे धीरे मरुस्थलीय राज्य में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में अरावली से रोक लेती है, तो ये फिर किधर जा रहा है? उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार हो रहा है। कौन सा राज्य प्रभावित हो रहा है? हरियाणा प्रभावित हो रहा है। तो अभी तक हमने पढ़ा थार का मरुस्थल स्थिति इंडिया में और पाकिस्तान में है। इंडिया में कितना? 62% है, पाकिस्तान में 38% है। स्टेट 4 है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। राजस्थान में 61.11% है, तीनों में 0.89% है। राजस्थान के 12 जिले में मरुस्थलीय है और 12 में नवीन हनुमानगढ़ है। कृषि विभाग 2008 में इसे नवीन जिला घोषित किया। अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं। इसके बाद में बात करते हैं भाग किसका है? द ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी भाग है। अवशेष की बात करते हैं तो किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। प्रमाण क्या है? कुलधरा गांव में मछली के साक्ष्य, अक्कल गांव में लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले जुरासिक काल के 18 करोड़ वर्ष पुराने। खारे पानी की झील सर्वाधिक नागौर में है। इसके अलावा अवसादी चट्टानें पाई जाती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, उनमें कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इसके बाद में इसके उपनाम की चर्चा की हमने। उपनाम में इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? सॉरी, भारत के अंदर कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। रुक्स क्षेत्र कहाँ किसने कहा? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा। गुजरात प्रदेश किसने कहा? हेनसांग ने कहा। इसकी विशेषताओं में इसकी उत्पत्ति गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भगवान राम के बाण से हुई है। कुल क्षेत्रफल 2,33,000 है। भारत में काजरी के अनुसार 2,09,000 है। राजस्थान में 1,75,000 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक युवा मरुस्थल है। और विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और कौन से राज्य में है? तो हरियाणा में है। ये पढ़ा हमने। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि मरुस्थल के प्रकार। अगला पॉइंट हमारा कौन सा आ जाएगा? मरुस्थल के प्रकार। अब मरुस्थल कितने प्रकार का होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप याद रखना, मरुस्थल चाहे विश्व में कहीं भी हो, मरुस्थल हमेशा 3 ही प्रकार के होते हैं। मरुस्थल के प्रकार की बात कर रहे हैं हम, मरुस्थल के प्रकार। और मरुस्थल का प्रकार कितने हैं जी? 3 है। गुरुजी कितने प्रकार के मरुस्थल होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार। अब इन 3 प्रकारों का हम अध्ययन करते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना, नंबर 1 जिसका प्रकार है वो है इर्ग। क्या है? इर्ग। और इर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या याद रखना है? शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रेत ही रेत, रेत ही रेत। इर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है? रेत ही रेत। अर्थात हम इसे रेतीला मरुस्थल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेतीला मरुस्थल बोला जा सकता है। इर्ग की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे सहारे। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे पाया जाता है। सीमा के सहारे सहारे पाया जाता है। इसे महान मरुस्थल भी कहते हैं। महान मरुस्थल भी कहते हैं। महान मरुस्थल, इसे ग्रेट डेजर्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसे वास्तविक थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसमें कि ये जो इर्ग है ये कौन कौन से में है, तो हम इसे कह सकते हैं कि महान मरुस्थल कहाँ से है? कच्छ से लेकर के पंजाब तक विस्तृत है। पंजाब तक विस्तृत है। अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ थोड़ा सा, तो आप ऐसे मान लेना कि ये जो महान मरुस्थल है, हमारे जो मानचित्र की अगर हम बात करें राजस्थान के मानचित्र की, तो एक बार हम राजस्थान का मानचित्र फिर से देखते हैं। इस राजस्थान के मानचित्र में हमारा जो ये भाग है, ये कौन सा भाग है? मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है ये? मरुस्थलीय प्रदेश। और इस मरुस्थलीय प्रदेश में यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, क्या पाया जाता है यहाँ पे? ये जो भाग है इसे कहते हैं, यहाँ पे रेग पाए जाते हैं, सॉरी इर्ग। यहाँ पे इर्ग पाया जाता है। अगर हम इसी में बात करें, इसी में यहाँ से लेकर के और इसी के अंदर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक,
एक त्रिभुजाकार भाग पाया जाता है, ये है जी हम्मादा। क्या है? हम्मादा। ये और यहाँ पे जो पाया जाता है ये है, इसे बोलते हैं रेग। क्या बोलते हैं? रेग। और ये 3 प्रकार है मरुस्थल के, ये 3 प्रकार है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे महान मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट, वास्तविक मरुस्थल। वास्तविक थार का मरुस्थल इसे कहते हैं, कच्छ से लेकर पंजाब तक। कहाँ है? कच्छ से लेकर के पंजाब तक। अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ जिलों की बात करेंगे तो गंगानगर जिले में पाया जाता है। कौन सा जिला है? गंगानगर। उसके बाद में बीकानेर जिला, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर में पाया जाता है। जैसलमेर के बाद में बाड़मेर के बाद में पश्चिमी जोधपुर में भी ये पाया जाता है। अगर हम बात करें इर्ग की, तो जो इर्ग पाया जाता है, इस इर्ग को या हम कहें रेतीला मरुस्थल को सहारा में, कहाँ पे? सहारा कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल में किसके नाम से जाना जाता है? इर्ग के नाम से। इर्ग के नाम से रेतीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? अफ्रीका सहारा में इर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार बात करें इसी रेतीले मरुस्थल को या इर्ग को तुर्किस्तान में किस नाम से जाना जाता है? कोर्डरम। किस नाम से जाना जाता है? कोर्डरम के नाम से जाना जाता है। 2 चीज। दूसरा जो मरुस्थल का प्रकार है वो है हम्मादा। कौन सा है? हम्मादा। आप याद रखना, इर्ग एक मात्रा मतलब रेतीला, रेत में भी एक मात्रा, रेत में भी एक है, रेतीला, ऐसे हम्मादा। और याद रखना शाब्दिक अर्थ हो गया पथरीला। हम्मादा और ला, पथरीला मरुस्थल। ये जो पथरीला मरुस्थल है ये एक त्रिभुजाकार भाग में पाया जाता है। यहाँ पे एक त्रिभुजाकार भाग है, इसमें पाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो राजस्थान के मानचित्र है, इसमें फिर मैं दोबारा से बना करके थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। ये हो गया जी ऐसे। तो यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पे है, इधर की साइड में थोड़ा इधर करेंगे इसको ऐसे, यहाँ पे फलोदी। कौन सा है? फलोदी। और ये कहाँ पे है? जोधपुर में। यहाँ पे आएगा तो पोखरण है। कौन सा है? पोखरण। और पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर में। और यहाँ पे है बाड़मेर, तो बाड़मेर। और बाड़मेर में कौन सा स्थान है? बालोतरा बाड़मेर में। तो ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र पाया जाता है, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा के बीच में, ये कौन सा है? हम्मादा प्रकार का है। कौन सा है? हम्मादा प्रकार का है। अर्थात हम ये कहें कि ये बालू का मुक्त क्षेत्र में पाया जाता है, और ये बालू का युक्त क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बालू का युक्त क्षेत्र में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में, ऐसे हम्मादा। इसी को सहारा में क्या बोला जाता है? जो पथरीला मरुस्थल होता है उसी को सहारा मरुस्थल में क्या बोला जाता है? हम्मादा बोला जाता है। हम्मादा बोला जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो हम याद रख सकते हैं कि पोखरण, फलोदी, उसके अलावा आपका बालोतरा, उसके बाद में चांदन साकरा, रामगढ़, गुडामलानी आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। आदि क्षेत्रों में ऐसा मरुस्थल पाया जाता है। उसके बाद में नंबर 3 है, उसका नाम है रेग। क्या नाम है जी? रेग। रेग में 2 मात्रा है। इसको आप शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, यहाँ शाब्दिक अर्थ पथरीला आता है, यहाँ शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो आपको याद रखना रेत प्लस पत्थर वाला मरुस्थल। अर्थात दोनों का क्या हो जाता है? मिश्रण। तो मिश्रित मरुस्थल बोलते हैं इसे, मिश्रित मरुस्थल। और ऐसा जो मिश्रित मरुस्थल होता है इसे सहारा में नाम दिया जाता है रेग। इसे सहारा में रेग नाम दिया जाता है। और ऐसा मरुस्थल को सहारा के अलावा अगर हम बात करें लीबिया, कहाँ पे? लीबिया या मिस्र में।
लीबिया व मिस्र में इसे नाम दिया जाता है सीटीर। क्या नाम दिया जाता है? सीटीर नाम दिया जाता है। तो मिश्रित मरुस्थल को सहारा में रेक कहा जाता है, लीबिया या मिस्र में क्या कहते हैं? सीटीर कहते हैं। कैसे याद रखोगे? बस इसकी मात्रा हटा दो और ये हो गया लब। और लब करने वाले लोग जो जिन्हें बीमारी होती है वो सीटी बजाते रहते हैं और फिर बाद में उसके क्या किया जाता है? पकड़ करके और उसको मार लगाई जाती है। ऐसे तो लब, लीबिया, सीटीर ऐसे कुछ याद रख लेना, जैसा भी आप पे रहे ये आपको याद रखना। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमें ऐसे बोल सकते हैं पश्चिमी जोधपुर में पाया जाता है, पश्चिमी जोधपुर। उसके बाद में सीकर, उसके बाद में चूरू, उसके बाद में नागौर और उसके बाद में पाली वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। पश्चिमी जोधपुर, सीकर, चूरू, नागौर, पाली वाले क्षेत्र के अलावा HMH, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ आपसे, अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेशों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेशों में पाया जाता है। ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। तो हमने मरुस्थल के प्रकार 3 है। इर्ग का शाब्दिक अर्थ रेती, रेतीला मरुस्थल है। हम्मादा यानी पथरीला मरुस्थल है। और रेक का शाब्दिक अर्थ है रेत प्लस पत्थर यानी मिश्रित मरुस्थल। तो ये 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। अब मरुस्थल 3 प्रकार के हो गए, विश्व में कहीं भी चले जाओ यही 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। अब क्या पढ़ेंगे?